मईशत की बात कर लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में एक बार फिर इजाफा किया है। तो नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में शरह सूद में 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया, जिसके बाद शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75% हो गई है। अब स्टेट बैंक का ये कहना है कि फैसले का मकसद महंगाई को काबू करना और ग्रोथ रेट को, नमू को पायदार बनाना है। अलबत्ता महंगाई और तिजारती खसारा मजीद बढ़ा है, जिस पर स्टेट बैंक का ये कहना है कि तिजारती खसारा बढ़ने का सबब आलमी बुलंद अजनास की कीमतें और मकामी माशी नमू। इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी हो गया है ये चीज़ अब देखना कि किस तरीके से हम आगे चल के अपने करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग करेंगे और किस तरीके से ये जो अब बढ़ा है इंटरेस्ट रेट, तो क्या आवाम को इससे नुकसान होने जा रहा है। माहिर माशियात हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हफीज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि 1% इजाफा शरह सूद में आम आदमी पे कितना ज़्यादा अफेक्ट करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से बात साबित हो गई है, स्टेट बैंक ने जो कहा है अपने स्टेटमेंट में, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, कि पिछले कुछ महीनों से जो माशी हालात हैं वो ख़राब होते गए हैं। आप ये देखिए कि अफरात ज़र की रफ्तार जो 9% के करीब थी, वो पिछले महीने 11.5% तक पहुंच गई। दूसरी तरफ तिजारती खसारा जो है वो बेपनाह बढ़ गया है, तारीख का सबसे बुलंद लेवल पे पहुंच गया। एक महीने में $5 अरब का खसारा। इसलिए स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग वक्त से पहले कॉल कर दी थी और उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। अब इसके नतायज क्या होंगे? सबसे पहले तो जो असर होता है जब आप सर सूद बढ़ाते हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, और उसके नतीजे में होता ये कि जो सरमायाकारी का पैमाना है वो गिरना शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल ये है कि इसका असर काफ़ी होगा और हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो काफ़ी गिरेगा। उसके नतीजे में नए जो नौकरियां हैं वो नहीं आएंगी और बेरोजगारी का लेवल अनफॉर्चुनेटली उसी लेवल पे रहेगा जो कोविड के बाद रहा काफ़ी अरसे तक। दूसरी तरफ जो इसका असर हो सकता है वो ये है कि कुछ हद तक आपका जो ओवरऑल डिमांड है उसमें कुछ कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में तिजारती खसारा में कुछ कमी हो सकती है। मगर एक असर जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं वो ये है कि जब सरे सूद बढ़ता है तो हुकूमत के जो कर्जे हैं पाकिस्तानी रुपए में, जो अब तकरीबन 30 खरब तक पहुंच रहे हैं, उन पे जो आपका सालाना बजट के जरिए से आप सूद की पेमेंट करते हैं उसमें नुमाया तौर पर इजाफा हो सकता है और उसके नतीजे में बजट का खसारा बढ़ेगा और फिर उसके नतीजे में कुछ और बुरे असरात हो सकते हैं। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि आपने ये बात की, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ने से इतने सारे रिपरकशंस आते हैं। आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, हुकूमत ये कहती है कि जी इससे जो इन्वेस्टमेंट है लोकल, तो शायद जाहिर सी बात है लोकल इन्वेस्टर इतना अट्रैक्ट नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टर शायद अट्रैक्ट हो क्योंकि उसको $1 के 180 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या एक ये फैक्टर है? और दूसरा, आपने कहा कि हुकूमत का ये कहना है कि जी हमने ये इसलिए किया सो दैट हम इन्फ्लेशन को कर्ब कर सके, लेकिन माजरत के साथ सर इससे मनी इन्फ्लेशन तो कर्ब हो सकती है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन का इस पर क्या असर पड़ेगा? यानी कि गरीब के लिए तो आप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो मनी इन्फ्लेशन होती है, जो इसका ताल्लुक अमीर से होता है, वो कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन गरीब की फूड इन्फ्लेशन वो किसी के काबू में नहीं आएगी। ये आपका बहुत मुनासिब पॉइंट है और उसकी वजह यह है कि देखिए जो 2 वजूहात हैं खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे। एक तो हमारे यहाँ अंदरूनी जो सप्लाई हालात हैं, अब आप ये देखिएगा कि आने वाले कुछ महीनों में अंदाज़ा ये हो रहा है कि बारिश की कमी और उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से
जो रबी में जो क्रॉप्स आएंगे उनकी पैदार में कुछ कमी आ सकती है, खास तौर पे गंदम में। उसके नतीजे में सप्लाई सही। पोजीशन खराब हो सकती है। दूसरी तरफ एक और वजह ये है कि आप ये देखिए कि जो हमारे होलसेलर्स वगैरह हैं, मार्केट पे कब्जा किया हुआ है और उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, कीमतें बढ़ाए जा रही हैं। तीसरी वजह जो हुकूमत आम तौर पे कहती है और मुनासिब कहती है कि बाहर जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे नुमाया जो है वो पाम ऑयल है, जिससे वेजिटेबल घी की कीमत 40% से ज़्यादा बढ़ गई। फिर अब आप ये देखिए कि दालों की कीमत बढ़ गई है, इसलिए कि उन्हें भी हम इंपोर्ट करते हैं। आने वाले महीनों में शुगर और गंदम अगर इंपोर्ट करना पड़े तो उसकी भी कीमत ज़्यादा होगी, चाय की कीमत ज़्यादा होगी। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप मिला लें, तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो खाने-पीने की अशिया की कीमतें हैं, उनका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो अंदरूनी हालात से है, बाहर से है मगर इतना सही नहीं। है, सही है। अच्छा सर, हमने देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो बैंक की पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा रिवाइज किया गया और कहा गया कि अच्छा अब बैंक की पॉलिसीज़ ऐसी है कि आम आदमी बड़ा अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकता है। कुछ मुआशी माहिरीन के मुताबिक जो बैंक से लिए जाने वाला कर्ज है उसका 80% हमारी गवर्नमेंट को जाता है। तो शरह सूद बढ़ाने से क्या बजट खसारा बढ़ेगा आपकी नज़र में? बिल्कुल बढ़ेगा। मैंने इसकी बात पहले ही कही थी कि देखिए, आपको याद होगा एक वक्त ऐसा आया था 18-19 के साल में, जब हमारी हुकूमत ने सरे सूद को 6% से बढ़ाकर 13.25% तक लेके चले गए थे। और उसके नतीजे में जो हमारा सूद का सालाना पेमेंट था बजट से, उसका जो अमाउंट है वो 6 से 700 अरब बढ़ गया। अब फिर से ये खतरा पैदा हो रहा है कि तकरीबन 275 पॉइंट आपने बढ़ा दिए हैं, तो उसके नतीजे में आपका जो खर्चा है वो 300 से 400 अरब बढ़ सकता है सूद की पेमेंट में। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा हफीज़ साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ज़रा, इंटरेस्ट रेट के अलावा भी एक और बड़ा आम मामला है, दैट्स करंट अकाउंट डेफिसिट। अब टारगेट ये बनाया था कि जी हम जितना करंट अकाउंट डेफिसिट ईयर एंड पे एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उससे बढ़ जाए। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हमारा जो टारगेटेड था हम उसी तरफ जा रहे हैं, आगे जाके फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता जाएगा ना। क्वेश्चन इज़ कि करंट अकाउंट खसारा इतना ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो क्या उसकी फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास रिजर्व्स हैं? ये छोड़ दीजिए कि जो सऊदीया ने इमदाद कर दी तो हमारे पास वो फाइनेंसिंग आ गई तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। ये जो भानमती का कुंभा जोड़ने वाली हमारी पॉलिसी है, ये कब तक इसी तरह बरकरार रहेगी? कब तक हम कहीं और से मांगे तांगे की फाइनेंसिंग लाते रहेंगे? कब हमारे पास ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे रिजर्व्स इतने हो गए हैं कि अब चाहे वो डेट सर्विसिंग हो या फिर इसकी करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग हो, वो हम अपनी बल पे कर सकेंगे? मुझे इस अफसोस से कहना पड़ता है कि तारीख का सबसे बुलंद लेवल पर हम पहुंच गए हैं। फाइनेंसिंग जो हमें ज़रूरत पड़ती है सालाना, तजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, अगरचे कमर्शियल ये हमारा स्टेट बैंक कह रहा है कि 4% होगा जीडीपी का, यानी कि तकरीबन 13 अरब डॉलर। हमारा अंदाज़ा ये है कि ये कम से कम 16-17 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ तारीख के सबसे बुलंद लेवल पर आपको अपने कर्जों की वापसी करनी है इस साल, 13 से 14 अरब डॉलर। ये आप मिला लें तो आपकी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट इस साल 30 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकती है, कि जो कि तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। 30 अरब डॉलर हासिल करना बहुत मुश्किल। और अभी तक जो हमने सबसे बड़ा अमाउंट रेज किया है वो 17-18 में, जब तिजारती खसारा रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा था 19 अरब डॉलर। उस वक्त हमें रीपेमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त हमने 20-21 अरब डॉलर मैक्सिमम तारीख में रेज किया है। अब आप 30 अरब डॉलर की तलाश में घूमते फिरेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी अरेबिया ने कुछ आपको 3.2 अरब डॉलर दिए हैं, मगर वो एक छोटा हिस्सा है। बाकी जो आपके सोर्सेज हैं उनमें मुश्किलात आना शुरू हो गए हैं। कमर्शियल बैंक से आप बाहर से पैसा कम ले पा रहे हैं।
बॉन्ड्स आप सिर्फ $1 अरब फ्लोट कर पाए हैं। तो आपका असेसमेंट ये कि मुश्किलात बहुत बढ़ने वाले हैं फाइनेंसिंग में और रिजर्व्स में खतरा पैदा होने का, मैं समझता हूँ खदशा ज़रूर मौजूद है और इस बात पे हम सब बहुत परेशान हैं। सही सर, परेशानी की तो बात है क्योंकि जिस तरह से आप हकाइक बता रहे हैं, फैक्ट्स की तरफ आप इशारा करें, वो यकीनन इन फ्यूचर हमारी पॉलिसीज़ को, स्पेशली हमारी मुआशी जो हमारा ट्रैक उसको डैमेज कर सकता है। इतना कुछ हमने देखा कि मनफी हो गया है। ये जो अगर हम देखें पॉलिसी है तो इससे आपकी नज़र में मस्बत क्या हो सकता है? ये गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले तो इम्पोर्ट्स में नुमाया तौर पर कमी लाना है और अब वक्त ऐसा आ गया है कि आप ड्यूटीज वगैरह से नहीं कर सकते, आपको कोटाज और कुछ अरसे के लिए बैन करना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो बड़ी गाड़ियाँ, दूसरी तरफ बहुत से अदर लग्जरी नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उन पे पाबंदी लगाना पड़ेगा। एक तो इम्पोर्ट्स को तो आपको कम से कम साल में दौरान, बाकी जो महीने हैं तकरीबन 6 महीने, उसमें आपको ये सब आइटम की इम्पोर्ट 4 से 5 अरब डॉलर कम करना निहायत ज़रूरी हो चुका है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में जो आपने इंसेंटिव्स पहले दिए गए थे उनको वापस लिया है, वो वापस ले आए, ज़ीरो रेटिंग वगैरह। दूसरा जो आपने अब बिजली की निर्खें बढ़ा रहे हैं, क्या आप एक्सपोर्ट्स को वही कीमत 7 साढ़े 7 सेंट पे देंगे या जो मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज वगैरह जो बेपनाह बढ़ गए हैं, क्या वो एक्सपोर्ट्स पे लागू हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से अनकम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो लिहाजा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स ऑल हैव टू कंटिन्यू। एक तरफ आप स्टिमुलेट करें, दूसरी तरफ पाबंदी ले आएं और कोशिश करें कि अगले 5 से 6 महीने में जो आपका खसारा है तिजारती का, वो पिछले 5 महीने के तकरीबन 40% कम होगा, तो आपके स्टेबिलिटी और पायदारी कुछ आ सके। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का जो आपने गुफ्तगू की है।